आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सिनेमा हॉल तो देश भर में कई जगह पर खुल गए हैं। लगा था कि इसमें कुछ मजा आएगा, लोग जाएंगे, फिल्म देखेंगे। मगर जब एक पोल कराया गया तो 7% लोग ही थिएटर में जाकर फिल्म देखने पर राजी हुए। इस 7% में से 3% वो थे जो कोई भी फिल्म देखने को राजी हो गए, यानी अगर पुरानी भी लगी हो तो भी वो देखने को तैयार थे। और 4% ने माना कि नई फिल्म अगर आएगी तभी देखने जाएंगे। बाकी के 74% यानी 74% लोगों ने कहा कि सिनेमा हॉल खोला जाना एक अच्छा कदम नहीं है। 2% लोग कुछ नहीं कह सके कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब तो ये लगता है कि वो भी एक ज़माना था जब लोगों का पसंदीदा टाइम पास सिनेमा हुआ करता था। महामारी ने सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री पर बड़ी मार की है सच में। यहाँ मुझे मेरे दादा दादी की याद हो आती है। दोनों एक भी फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो उनके शहर के सिनेमा हॉल में लगती थी देखने से नहीं चूकते थे। चाहे कैसी भी स्थिति हो उन्हें वो फिल्म देखनी ही है। एक वो भी ज़माना था। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आज का कोरोना कवरेज अब शुरू हो चुका है, तो चलिए जानकारियों के संसार में चलते हैं। आज बात होगी फेफड़ों की कि कोविड-19 के मरीजों में वो भारी या वजनी क्यों हो जाते हैं। हम भारत की R0 वैल्यू पर एक चर्चा करेंगे कि क्या होती है ये, और फिर कोरोना संक्रमण के वो 5 लक्षण बताएंगे जिनके शुरुआती 1 हफ्ते तक रहने पर कोरोना का खतरा ज्यादा दिन तक रहता है। एक हेल्थ वर्कर वर्षा से मिलवाएंगे, पर सबसे पहले अपडेट्स। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि पहले के मुकाबले संक्रमण की दर में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में अब तक 79,89,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 72,57,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,10,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 1,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 4,853 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर 3.64 लाख से भी अधिक हो गए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,42,00,000 के पार हो गया है। 3,24,12,703 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के सभी उपायों को अपनाकर मतदान में हिस्सा लें। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू रखने का फैसला किया है। मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के कई छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फ्रांस में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से चिंता बढ़ गई है। यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटे के दौरान 523 लोगों की मौत हुई और 33,417 लोग संक्रमित हुए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नए कदमों को लेकर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। फार्मा कंपनी फाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्बर्ट बोर्ला का कहना है कि कोरोना के खिलाफ तैयार की जा रही वैक्सीन की टेस्टिंग उनके हिसाब से सही समय पर खत्म होती है और उन्हें इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो साल 2020 में ही अमेरिका के अंदर इस वैक्सीन के 40 मिलियन से ज्यादा डोज का प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। और यूनाइटेड किंगडम वैक्सीन टास्क फोर्स का मानना है कि जितनी वैक्सीन दुनिया भर में विकसित की जा रही हैं, उनमें से सारी या ज्यादातर असफल हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सब राज्यों को उन सभी सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने चिन्हित किया हुआ है।
4 हफ्ते में रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। वाकई में समाज के ऐसे कई तबके हैं जिन पर ध्यान ही नहीं दिया हमने, अब ऐसा लगता है। जी, तो अब बात करते हैं फेफड़ों की। जब से मैंने कुछ अखबारों में प्रकाशित और विज्ञान के जर्नल्स में प्रकाशित खबरें और रिसर्च पढ़ी कि कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े वजनी हो जाते हैं। बेंगलुरु में एक कोविड मरीज की डेथ के बाद उनकी जब ऑटोप्सी की गई तो फेफड़े निकले बिल्कुल हार्ड, कठोर, जैसे कि लेदर बॉल हो, जबकि फेफड़े तो बहुत ही स्पंजी होते हैं। अब सवाल ये है कि कब जाकर सीटी स्कैन करा लेना चाहिए फेफड़ों का, क्योंकि कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आए तब भी फेफड़ों के सीटी स्कैन कराने से कोरोना से प्रभावित वो नजर आते हैं। इन ढेर सारे सवालों के बोझ को लेकर मैं पहुंची पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास और उनसे पूछा मैंने कि फेफड़ों में इतना वजन क्यों हो जाता है। देखिए, इसमें प्राइमरीली जो कोविड-19 के वायरस हैं, सार्स कोरोना वायरस 2, वो मुख्यतः लंग्स में इफेक्ट करते हैं। लंग्स को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा नाक से, सांस से जाते हैं और जब इस्टेब्लिश करते हैं लंग्स में, तो लंग्स में कोएगुलोपैथी भी करते हैं, वो कोएगुलेट करने लगते हैं, एल्वियोलाई के आसपास में जमने लगता है, एक तरह से कहें कि आप एल्वियोलाई को। तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो पारदर्शिता होती है जिससे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वो ब्लॉक होने लगता है और उसी कारण से जब उसमें कोएगुलोपैथी होती है और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, तो उस कारण से थोड़ा सा लंग्स के वेट पर अंतर पड़ता है और उस कारण से भी थोड़ी सी कभी कभी वेट देखी जाती है गेन। जी, और इससे क्या नुकसान हो सकता है कि अगर फेफड़ों का वजन जो है बढ़ जाता है तो? अगर फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है, एक्सपेंसिबिलिटी कम जाती है उसकी, उसमें क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो कमने लगती है और इस कारण से इलास्टिक रिक्वायर जो फेफड़ों में नॉर्मल होना चाहिए सांस के प्रक्रिया को लेने देने में, तो उसको स्पेस कम मिलता है साइज के थोड़े से इंफ्लेम होने से, बढ़ने से। तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जितना एक्सपेंशन होना चाहिए वो एक्सपेंशन नहीं हो पाती है। 5 to 8 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में रहनी चाहिए डिफरेंस, तो वो नहीं मिल पाती है। तो उस कारण से थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कमने लगता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और सामने आई है। बेंगलुरु में एक पेशेंट की डेथ होने के बाद में 60 इयर्स के करीब थे, तो जब उनको ऑटोप्सी की गई तो उनका जो लंग देखा गया वो बहुत हार्ड निकला, जैसे कोई लेदर बॉल होती है, जबकि स्पॉन्जी होना चाहिए। तो इसका क्या रीजन है? देखिए, आगे चल करके जब ये इन्फेक्शन कोरोना वायरस करता है तो शुरू में इन्फ्लेमेशन, कोएगुलोपैथी ये सब करते हुए लंग्स को डैमेज करने लगता है, लंग्स के सेल्स को, और वो फाइब्रोस भी करने लगता है, लंग्स की फाइब्रोसिस होने लगती है। तो एक्सपेंसिबिलिटी फाइब्रोसिस में कम जाती है, उसमें एक्सपेंशन की जो क्वालिटी है सेल्स की वो खत्म हो जाती है और वो हार्ड नोडुलर टाइप का हो जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझें कि आप जब हाथ है पूरी तरह से हाथ को फैला सकती हैं, मोड़ सकती हैं एल्बो से, अगर वहां पर आग लग जाए, जल जाए किसी कारण से, एसिड से या किसी भी कारण से जब जल जाती है तो वो हाथ भर तो जाता है, घाव तो वहां हील कर जाती है, लेकिन फाइब्रस टिश्यू जब हील करती है उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है। तो उसी तरह से लंग्स के अंदर भी जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो वो गांठ नुमा हो जाता है और उसमें फिर एक्सपेंसिबिलिटी या उसकी जो लचीलापन है लंग्स की वो खत्म हो जाती है और इस कारण से वो हार्ड नोडुलर लंग्स हो जाता है। जैसे लिवर भी बहुत जब इन्फ्लेम नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होती है, तो लिवर में भी बहुत आप देखेंगे कि उसमें बहुत उसकी लचीलापन रहती है लीवर में, और जब उसमें सिरोसिस होने लगती है, गांठ नुमा लीवर हो जाता है तो पत्थर हो जाता है, एकदम गेंद नुमा कड़ा हो जाता है। उसी तरह से लंग्स में भी अगर आगे बहुत फर्दर डैमेज लंग्स का हो जाता है तो फाइब्रोज्ड हो जाता है पूरी तरह से और उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो जैसा आप बता रही हैं उस तरह का लंग्स अपीयरेंस आने लगता है। जी, तो नॉर्मल पेशेंट्स में भी जिनको इस तरह की और दिक्कत होती है फाइब्रोसिस की, उनको भी यही होता है? जी जी। और सर, एक सवाल मेरा आखिरी ये है
कि जिन लोगों को कभी कोविड पॉजिटिव नहीं आया या उनके अंदर कोई ऐसे लक्षण नहीं थे, लेकिन जब बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई सांस लेने की और उन्होंने अपना सीटी स्कैन कराया जबकि उनका टेस्ट नेगेटिव था, तो उनके लंग्स में जो है ऐसी चीजें देखी गई कि उनका जो लंग है बिल्कुल वैसा था जैसा कोविड पेशेंट्स का होता है। तो जी। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो टेस्टिंग मेथड्स हैं कोविड में, मुख्यतः 3-4 मेथड्स हैं। एक होती है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, जिसमें कि फॉल्स निगेटिव बहुत सारे पेशेंट्स में देखे गए हैं कि कोविड है भी, लेकिन उसमें टेस्ट निगेटिव आते हैं रैपिड एंटीजन में। 50% से ज्यादा देखे गए हैं कि फॉल्स निगेटिव की संभावनाएं होती है। दूसरी होती है आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट टेस्ट, जो कि जिसमें की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। फिर भी फॉल्स निगेटिव उसमें भी 10 से 20% रह सकता है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बावजूद आरटी-पीसीआर निगेटिव आए। और क्या होता है कि शुरू के जब सिम्टम्स आते हैं उस समय रेप्लिकेबिलिटी वायरस की सबसे ज्यादा रहती है और उस समय यील्ड सबसे ज्यादा रहता है। उस समय टेस्ट में पॉजिटिव आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रेप्लिकेबिलिटी घटती है और टेस्ट में पॉजिटिव आने की संभावनाएं भी कमती हैं, लेकिन वायरस जो है लंग्स में स्टैब्लिश कर जाता है और उस लंग्स में अपने इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को शुरू कर देता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फॉल्स निगेटिव कभी कभी रहते हैं टेस्ट, जिसमें कि इन्फेक्शन है लेकिन नाक में उतनी ज्यादा मात्रा में या मुंह ओरोफेरिंक्स में उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आया। फिर कभी कभी जो आप टेस्ट लेने वाले लैब टेक्नीशियन हैं या फिर उसमें भी सैंपलिंग एरर भी हो सकती है। कभी हमको जहां से निकालना है वहां से नहीं ले पाए और उसमें ज्यादा आर्टिफैक्ट आके दूसरे सेल्स आ गए, तो उस समय भी फॉल्स निगेटिव टेस्ट हो सकती है। लेकिन और लंग्स में वो पैथोलॉजी प्रोसेस शुरू करता है क्योंकि सीटी स्कैन बहुत स्पष्ट रूप से जो कोविड का लंग्स होता है उसको उसके पैटर्न की एनालिसिस हुई है और वो करीब करीब कंफर्मेटरी प्रोसेसेस रहता है। जो लंग्स का जो फाइंडिंग्स आती है उसकी बहुत डिस्टिंक्ट अपीयरेंस होती है एचआरसीटी टेस्ट में, और उससे बहुत बार जब टेस्ट में निगेटिव आने के बावजूद उसमें से कंफर्म्ड आता है कि लंग्स में इन्फेक्शन है और उसमें ग्रेडिंग भी हो जाती है कि कितने हद तक लंग्स में प्रॉब्लम हुई है कोविड के कारण से। तो वो स्कोरिंग भी हो जाती है और वो बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव मेथड होता है, जिससे कि कभी कभी अगर आप आरटी-पीसीआर मिस भी करते हैं तो लंग्स से पकड़ में आ जाती है कि ये कोरोना का ही इन्फेक्शन है। जी, तो सर क्या आप लोगों को सलाह देना चाहते हैं जिन लोगों को लंग्स की पहले से प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत आए, कब लगे ये कि हमें सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, कब ऐसी जरूरत महसूस होती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अभी आज के दिन में अगर सर्दी, खांसी, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, सांस में थोड़ी भी तकलीफ हो रही है या अगर तकलीफ नहीं भी हो रही है और ऑक्सीमीटर में उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 से कम जा रहा है, तो उसे जरूर से एक बार चेस्ट का प्रिलिमिनरी सीटी स्कैन करा करके देख लेनी चाहिए कि मेरे चेस्ट में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू तो नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है चेस्ट में। और एक बार जब क्लियर हो जाते हैं आप, कोविड अगर आ जाती है फिर भी आप निगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खांसी अगर रह जा रही है आपको, उस समय भी आपको एचआरसीटी टेस्ट करा करके देख लेनी चाहिए कि कितना रेसिडुअल है, आपको कितने हद तक रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, एक्सरसाइजेस की आवश्यकता है लंग्स की, और कुछ लंबे समय तक आपको ब्लड थिनर की आवश्यकता है कि नहीं, कोगुलोपैथी से बचने के लिए और फाइब्रोसिस से बचने के लिए, और क्या क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि आपका लंग्स हेल्दी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अब जब संक्रमण से फेफड़ों के प्रभावित होने की बात हुई है तो आपको क्यों ना उन 5 लक्षणों के बारे में बतला देते हैं कि अगर वो हो आपके शरीर में तो कोरोना संक्रमण ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। खुशबू तफसील से बता रही हैं, जानकारी जुटाकर लाई हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन 5 लक्षणों के बारे में बता देती हूँ जिसे रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर ये लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो उस इंसान की कोविड से लड़ाई लंबी पड़ सकती है। तो जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं: थकान होना, सर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कतें आना, कर्कश आवाज़ और मांसपेशियों या शरीर में दर्द होना। अब रिसर्चर्स ने इन सारे लक्षणों को एक नाम दिया है, नाम है लॉन्ग कोविड।
तो लॉन्ग कोविड की कोई मेडिकल परिभाषा नहीं है, ना ही सभी लोगों में एक जैसे लक्षण होते हैं। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे 2 लोगों के लक्षण बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान होना एक अहम और आम लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ, लगातार रहने वाला कफ, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, सुनने और देखने में तकलीफ, सूंघने की शक्ति खत्म होना और स्वाद का चले जाना जैसे लक्षण लॉन्ग कोविड में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल, फेफड़ों और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे कई लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी की भी शिकायतें की हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च की गई है किंग्स कॉलेज लंदन में। रिसर्चर्स ने स्वीडन, यूके और अमेरिका में 4000 से ज़्यादा कोरोना वायरस रोगियों की जांच की और उन्हें एक ऐप में अपने लक्षणों को दर्ज करने के लिए कहा। लगभग 20% मरीजों ने कहा कि वे 4 हफ्तों के बाद भी बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे। 8 सप्ताह तक लगभग 190 रोगियों ने लॉन्ग कोविड लक्षणों की पहचान की और 12 सप्ताह तक लगभग 100 रोगियों ने कहा कि वे अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। स्टडी में लगभग 98% रोगियों ने थकान की शिकायत की, जबकि 91% मरीजों ने सिर दर्द की। इन सभी फीडबैक्स को लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि ये लॉन्ग कोविड के लक्षण हो सकते हैं, यानी लंबे समय तक कोविड से ठीक होने के बाद भी छुटकारा नहीं मिल पाता। अब तक साफ तौर पर ये तो नहीं तय हो पाया है कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरह लॉन्ग कोविड का कारण बन रहा है, लेकिन इसके बारे में कई ऐसे दावे किए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वायरस होता है वो शरीर के ज़्यादातर हिस्सों से निकल जाने के बाद भी शरीर के कुछ पॉकेट्स में बना रहता है और कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। जो दूसरी वजह मानी जा रही है वो ये है कि जब हम कोविड से ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एकदम से नॉर्मल नहीं हो पाता और मरीज़ खुद को इस बीच बीमार महसूस करता है। अब किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा रह सकता है? तो विशेषज्ञों का कहना तो ये है कि अगर ये लक्षण किसी में पाए जाते हैं कोविड से ठीक होने के बाद भी, तो उन्हें लॉन्ग कोविड हो सकता है, यानी इन लोगों में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाल ही की रिसर्च जो है वो कहती है कि 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी मरीज़ में लॉन्ग कोविड के लक्षण आ सकते हैं। तो पहले लोग तो वो हैं जिन्हें पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जो सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो जब इन लोगों को कोविड होता है और ये ठीक भी हो जाते हैं तो भी इन्हें लॉन्ग कोविड का खतरा ज़्यादा रहता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है उम्र का। ये बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा हो सकता है। साथ में अगर ये कमज़ोर हों और इनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा अच्छी ना हो तो भी इन्हें ज़्यादा रिस्क रहता है। तो 55 साल के उम्र के लोगों में पोस्ट कोविड-19 के लक्षणों से लंबे समय तक जूझना पड़ सकता है। तीसरा फैक्टर है वो है जेंडर का, यानी लिंग का। हालांकि पुरुषों को गंभीर बीमारी और मृत्यु दर विकसित होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन वहीं महिलाओं में पोस्ट कोविड सिंड्रोम से पीड़ित होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। कई रिसर्चर्स के अनुसार सभी उम्र की महिलाओं में बालों के झड़ने, थकान, गंध या स्वाद जैसे लक्षणों से पीड़ित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और जो आखिरी फैक्टर है वो है मोटापे का। तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं और जिनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है, वो भी इस लॉन्ग कोविड लक्षणों से पीड़ित हो सकते हैं। खुशबू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे भी हुआ है। जब मुझे शुरुआत थी कोरोना संक्रमण की, मुझको हर लक्षण कितना अपना लगने लगा है मैं बता नहीं सकती। खैर, एक ब्रेक लेते हैं कोरोना कवरेज में, लौटेंगे फिर जानेंगे कि ये आर नॉट वैल्यू क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ।
हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मैं हूं माधुरी। इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, मैं आपको बता दूं आपको मुझे ईमेल कहाँ भेजना है। ये बताने को कि कोरोना कवरेज आपको कैसा लगता है, आप मुझे बता सकते हैं हम किन और टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। तो हमारा पता है radio@aajtak.in। जी, तो अब बात करते हैं आर नॉट वैल्यू की, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। मगर अब एक जर्नल लैंसेट में प्रकाशित की गई है रिपोर्ट जो ये कहती है कि 131 देशों में किए गए रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि स्कूल्स और वर्क प्लेसेस के बंद रहने से, पब्लिक इवेंट्स नहीं होने से, 10 लोगों से ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाने से वायरस के प्रसार में कमी आई है और आर नॉट वैल्यू भी कम हुई है। इंडिया टुडे ग्रुप के प्रभास के दत्ता से मैंने बात की और पूछा कि प्रभास जी, सबसे पहले तो आप एक बार ये समझाएं कि आर वैल्यू क्या होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जा सकता है? ये किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के लिए जब वो एपिडेमिक या पैंडेमिक स्केल को पहुंच जाता है तो जो प्रोग्रामर से जो एक बीमारी होती है और उसको लेके पॉलिसी रिस्पांस होता है। पॉलिसी रिस्पांस के लिए सर्टेन चीजें मालूम होनी जरूरी होती है। उनमें से एक है आर वैल्यू। आर वैल्यू, इसको आर नॉट, आर नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर, ये अलग अलग नामों से जानते हैं इसको। इसका जो आम फहम जबान में कहें तो ये है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कितने हेल्दी व्यक्ति को ये बीमारी पहुंचाने में सक्षम है। यानी पहला इन्फेक्शन जिसको हुआ है पहली बार, वो कितने लोगों को अब बीमार कर रहा है। तो इसको लेके फरवरी मार्च से ही WHO बताता रहा कि कितना आर वैल्यू चल रहा है ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, पैंडेमिक का। तो उनका अंदाजा था कि 2.5 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर जगहों पे 1 से 2.5 के बीच में WHO ने पाया। भारत में ये 2 से ऊपर नहीं गया कभी। मेरे जहन में तो नहीं आ रहा कि पिछले 8 महीनों में किसी हफ्ते में 2 से ज्यादा गया हो। भारत में ये अच्छी बात रही। इस वजह से पॉपुलेशन साइज और जो जितना फ्रेजाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसको देखते हुए आर वैल्यू का बहुत ऊपर नहीं जाना ये अच्छी बात है। ये दिखा रहा था कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन के रेशियो में सुपर स्प्रेडर्स कम थे। यानी जिन लोगों को हुआ उन्होंने या तो खुद को आइसोलेट कर लिया या गवर्नमेंट फैसिलिटीज में उनको आइसोलेट किया गया सक्सेसफुली। तो इस आर वैल्यू कम होने का भारत में ये कारण है। पिछले 6-7 हफ्तों से आर वैल्यू भारत में 1 से नीचे है। 1 से नीचे होने का मतलब ये होता है कि बीमारी जो है वो कम हो रही है, उसका फैलने का जो उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो पड़ रही है। 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि वो अभी एक्सेलरेशन में है, वो बीमारी और तेजी से फैल रही है। तो और आप उसका असर देखें तो पिछले 5-6-7 हफ्तों से भारत में एक्टिव केसेस का जो लोड है वो कम होता जा रहा है लगातार। और ऐसे में मतलब और क्या उपाय किए जा सकते हैं कि आर वैल्यू कम से कम रहे, या फिर ये वायरस पर ही डिपेंड करता है कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, वायरस जो है बड़ा ही यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब वो बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। उसको कोई भी लिविंग बॉडी का फ्लूइड मिल जाए, लिविंग फ्लूइड मिले, तब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है और फिर उसके एक डिफरेंट प्रक्रिया हो जाती है। तो इसको रोकने, इसका जो इन्फेक्शन है, स्प्रेड है, रोकने के 2 तरीके होते हैं। या तो दवाई हो या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वायरस की जो बॉडी फ्लूइड के अंदर रहने और बॉडी फ्लूइड से बाहर निकलने के बाद का जो उसकी लाइफ टाइम है वो मियाद खत्म हो जाए, यानी वो अपनी लाइफ पूरी जी ले और खत्म हो जाए। तो इसको कम करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि आप
उन प्रोटोकॉल को फॉलो करे कोई भी व्यक्ति, जिससे कि ये इन्फेक्शन ना हो। जिसमें मास्क पहनना जरूरी है, वो बचाव है, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि लगे कि बीमार हो रहे हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि वो बीमारी, वो जो वायरस है, वो किसी हेल्दी तक ना पहुंचे। तो ऐसा करके आर वैल्यू को बिल्कुल ड्रास्टिकली नीचे किया जा सकता है। अब ये सिंपल तरीके रहे हैं। कम से कम पिछले 100 सालों से ये जानकारी है लोगों को दुनिया में। जो स्पेनिश फ्लू आया था उस समय भी इसी तरह के उपाय किए गए थे, जिससे कि आर वैल्यू कम किया गया था, उससे इन्फेक्शन रेट कम हुआ, फिर वो महामारी खत्म हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने वर्षा से बात की। वर्षा जयपुर राजस्थान में एक हेल्थ वर्कर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं। उन्होंने कोविड के दौरान हुए अपने अनुभव मुझसे साझा किए। बातचीत के दौरान उनके पास से कुछ छोटे बच्चों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि सच में कितना मुश्किल होता है घर संभालना, फिर बाहर काम करना, और वो भी ऐसा काम करना जहाँ पर कोविड का ख़तरा हो, आपको कोविड के पेशेंट्स को संभालना हो, उनकी दिक्कतें सुलझानी हो, उनकी बातें भी सुननी हो, वाकई में। और ये डर हमेशा हो कि आपको कभी भी ये बीमारी हो सकती है और परिवार को भी खतरा हो सकता है। कितना मुश्किल होता होगा। चलिए सुनते हैं उनके अनुभव। मैं इस नर्सिंग के कैरियर में लगभग 18 साल से हूँ, और जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से ही मैंने इसको देखा है। और जिस प्रकार से शुरू में माहौल था कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे फैलता है और ये बहुत ही खतरनाक महामारी है, ये आज भी वैसा ही है, उसी प्रकार से ही चलता आ रहा है। लेकिन लोगों के मन में कुछ ऐसा लगा है कि जो डर है वो कहीं कम हो गया है, और आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, और आपस में जो ये नियम है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग और इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वर्षा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप काफी टाइम से, जब से कोविड आया तब से ये कर ही रही हैं, अपनी ड्यूटीज दे रही हैं लगातार, तो वहाँ किस तरह की दिक्कत आती है? आपको कोई दिक्कत पेश आती है? हाँ, दिक्कत ये आती है कि जब हम कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ फैमिली मेंबर्स की बिल्कुल एंट्री नहीं होती है। तो वो लोग हम केयर के लिए, पेशेंट्स केयर के लिए टोटली हेल्थ वर्कर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उनके खाने से लेके और दवाइयों से लेके और सब चीज़। वो कुछ लोग जो सीरियस हो जाते हैं उनको 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है और उनको बेड पे रहना पड़ता है। उनकी अन्य ज़रूरतों के लिए खाना वाना सब दूसरे वो हेल्थ वर्कर्स पे डिपेंडेंट है। हमारे हॉस्पिटल ने ये एक सुविधा शुरू की है कि कोविड वार्ड एक अलग से बनाया है, उसमें पेशेंट को 24 आवर्स सर्विसेज दी जाएगी। उसमें उसका खाना और उनकी जो रूटीन केयर है, पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, उसके साथ उनको असिस्टेंस दी जाएगी। तो फैमिली मेंबर्स जब बाहर रहते हैं, वो पेशेंट से नहीं मिल पाते हैं, तो उनके मन में बहुत ही क्वेरीज रह जाती हैं। बहुत ज़्यादा डर रहता है कि पता नहीं हमारे पेशेंट को क्या हो रहा होगा, हमारे पेशेंट कैसे कोप अप कर रहा है, क्योंकि उनको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाता, वो कंटिन्यू नहीं देख पाते। तो या तो वो फोन कांटेक्ट के थ्रू ही मालूम करते हैं कि हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है, या फिर उनके पास जो फोन रहता है उन्हीं से मालूम करते हैं। तो टोटली वो लोग हेल्थ वर्कर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि उनकी टोटल केयर हमें करनी पड़ती है। दूसरे वार्ड में ये पॉसिबल है कि जब पेशेंट रहता है उसके साथ एक अटेंडेंट या एक रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर रहता है, तो वो उनकी देखभाल भी कर पाते हैं और वो उनके बारे में, हेल्थ के बारे में निरंतर जानकारी भी ले पाते हैं। लेकिन कोविड वार्ड में ये सब पॉसिबल नहीं है, और ये डिफरेंस है नॉर्मल वार्ड और कोविड वार्ड। इसीलिए जो हेल्थ वर्कर्स और हमारी जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है पेशेंट्स के लिए, कि हम उनकी दवाई और इनकी ट्रीटमेंट के अलावा उनकी बाकी सारी जरूरतों का ध्यान रखें। कई पेशेंट होते हैं जो वो खुद हिल भी नहीं पाते हैं बेड से, उनको खाना खिलाना और उनको पानी पिलाना, उनको ऑक्सीजन देना, दवाई देना, सब कुछ बेड पे ही करना पड़ता है, और सब कुछ
हेल्थ अटेंडेंट्स को ही करना पड़ता है, हेल्थ वर्कर्स को ही करना पड़ता है। जी, तो क्या इस सब को करते हुए कभी-कभी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आती है या ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो गई, ऐसी कुछ फीलिंग? जी, मैं अगर पर्सनली मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि आप उस समय में पेशेंट के साथ हैं जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे दूसरे वार्ड में पेशेंट के जो रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स हैं वो उनका आधा काम कर देते हैं। इस समय ऐसा है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करता है, सबसे ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है, सबसे ज़्यादा उसको हमारी ज़रूरत है। जब इस ज़रूरत के टाइम में हम उनका ध्यान रखते हैं, हम उनका काम करते हैं, तो चेहरे के उसके पेशेंट्स के जो फीलिंग्स है वो कुछ अलग ही होती है। उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, उनके दिलों से हमें जो धन्यवाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम उनके जो रिस्पॉन्स मिलता है उसमें हम हमारी सारी थकान, फ्रस्ट्रेशन भूल जाते हैं। मुझे कभी भी नहीं लगा कि हमको ये काम करके फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा, क्योंकि अभी आपका बेटा भी पीछे से रो रहा है, बेटा है? नहीं, वो देवर का बेटा है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि फैमिली लाइफ कितना इफेक्ट होती है? हाँ, तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए कह रही हूँ कि मैं लकी हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स इस मामले में सपोर्टिव हैं। उनको पता है कि मैं कोरोना में ड्यूटी कर रही हूँ, तो वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मुझे अच्छे से घर पर रेस्ट मिले और अच्छा खाना मिले। तो वो लोग सब मेहनत करते हैं और सब मुझे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो मुझे सेपरेट टाइम भी देते हैं कि मैं अच्छे से रेस्ट कर सकूं। और मुझ पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे पे उड़ाई गई है, तो मेरे को सारी पूरी करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इस टाइम पे जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, तो उन लोगों ने अपने आप ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी अपनी जिम्मेदारियां ओढ़ रखी हैं। अपना अपना काम वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली अच्छी तरीके से करते हैं, तो मुझे उन लोगों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो लोग मेरा ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि मैं नेक्स्ट डे फ्रेश होके उतनी ही एनर्जी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। वर्षा, आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में पता है क्या हुआ है कि मास्क पहनने के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से बीएमसी ने अब एक नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बीएमसी के कर्मचारी उन लोगों से 200 रुपए का फाइन वसूलेंगे जो शहर में बिना मास्क घूमते पाए जाएंगे, और अगर कोई फाइन नहीं भरेगा तो बीएमसी के कर्मचारी उस शख्स से 1 घंटे तक झाड़ू लगवाएंगे। ये सजा बिल्कुल स्कूल की सजा जैसी हो गई ना। स्कूल में ऐसे ही मिलती थी, नाखून नहीं काटे तो झाड़ू लगाओ, अगर आप स्कूल में लेट आए हैं तो स्कूल का मैदान साफ करो, घास फूस हटाओ। नॉट बैड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। जी, तो अब क्या बातें ही करते रहेंगे, जाना भी तो होगा। मास्क पहन लेती हूँ मैं, आप भी अच्छे से मास्क पहनकर ही बाहर जाना। गाना बदल दीजिए, ना मुंह छिपा के जियो और ना सिर झुका के जियो। इसे बदल देते हैं, मुंह छिपा के जियो ताकि हमेशा सिर उठाकर जियो। दाद देते रहिएगा, फिलहाल इजाजत दे दीजिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।